3 meter, 1 meter light perception. That comprises 50% of the global blindness, which means which is reversible. And that is a very humbling thought कि दुनिया में 50% लोग सिर्फ इसलिए अंधेपन का शिकार हैं कि वो कैटरेक्ट की वजह से, और कैटरेक्ट टोटली 100% रिवर्सिबल ब्लाइंड है, सर्जरी के बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है. सो देयर आर इश्यूज ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड अदर थिंग्स, बट आई थिंक this is a very important, humbling thought for us as a medical profession, as a society, as a global burden of blindness. So once again, I would like to have you to have a look at this slide. 75% of the visual impairment is because of cataract and refractive error. Reversible है, यानी कि ऐनक लगा देंगे नजर अच्छी हो जाएगी. और ये था ना विजुअल इम्पेयरमेंट, जो ब्लाइंडनेस है उसमें कैटरेक्ट 50% है. सो इट्स अ वेरी फाइन पॉइंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. नाउ टेकिंग दैट एनालॉजी, cataract is an opacification of the lens. This is an extreme situation. Cataract बिल्कुल lens बिल्कुल white हो गया. So cataract is one of the leading causes of reversible blindness in the world. And the WHO report on Vision 2020 mentions cataract as the leading cause of reversible blindness worldwide. So let's go into a little bit of academics. Zara speed fast track, and then we will discuss the management of cataract. The classification of cataract can be according to the age. किस उम्र में हुआ है cataract, और किस वजह से हुआ है, etiology, और मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी शक्ल कैसी है. अभी हम विल बी टॉकिंग ऑफ द सर्जिकल एनाटॉमी के लेंस के. हमने कहा था 3 पार्ट्स होते हैं, कैप्सूल होता है, कॉर्टेक्स होता है, न्यूक्लियस होता है. तो उन तीनों पार्ट्स में कहाँ पे कैटरेक्ट की ओपेसिटी, वो लेंस का कौन सा हिस्सा ओपेक हो गया, तो हम मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं. लेकिन आपने ये चीज़ रखनी, तीनों कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं. यानी कि एज, एक बच्चा है उसमें कैटरेक्ट की वजूहात और हैं, उसमें और शक्ल मॉर्फोलॉजी होगी. एक एडल्ट है उसमें एज और इटियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, तीनों का एक और कॉम्बिनेशन बनेगा. सो ये साइलोज में या अलग-अलग क्लासिफिकेशन नहीं है, इट इज ऑल कॉम्प्लीमेंट्री. द डिफरेंट वेज एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, जो कि पेशेंट को कम नजर आ रहा है, उसको हम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखेंगे. Then, according to the age, I think you've seen this diagram in my initial talk. तो हमने कहा था जो न्यूक्लियस है वो एम्ब्रियोनल न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद फीटल न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद इन्फेंटाइल न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद एडल्ट न्यूक्लियस होता है. तो आपने इतना याद रखना है कि बच्चों में जो कैटरेक्ट्स होते हैं वो एम्ब्रियोनल या फीटल हो सकते हैं, इन्फेंटाइल भी हो सकते हैं, एंड उनमें लेंस इतना हार्ड नहीं होता. बस अभी इतना पॉइंट याद रखें, उनमें लेंस और कॉर्टेक्स की हार्डनेस में बहुत फर्क नहीं होता. तो दैट हैज गॉट टू डू विद सर्जिकल implications and surgical methodology. Then of course juvenile cataract, and you have adult cataract and pre-senile cataract and senile cataract. Congenital of course is present at birth, and then infantile within the first couple of months, 1-2 months. Juvenile anything up till 10-12 years of age, and then adult 20s, 30s, 40s. किसी को 50s में कैटरेक्ट हो जाए तो हम कहते हैं ये this is something as 60s और उसके beyond है. So आप पेशेंट को जब देख रहे होते हैं क्लिनिक में, तो जिस एज ब्रैकेट का पेशेंट होता है उस एज ब्रैकेट के हिसाब से विजुअल रिडक्शन रिलेट हो रही होती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैटरेक्ट. एंड ऑफ कोर्स ऑप्थेल्मोलॉजी में एंड अदर डिजीजेज में भी एज ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिजीजेज प्रेजेंट करते हैं. एंड कंजेनिटल कैटरेक्ट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ओपेक लेंस फाइबर्स. यानी कि लेंस शुरू से अगर एम्ब्रियोनल न्यूक्लियस है या फिर फीटल न्यूक्लियस है या फिर ये सूचरल कैटरेक्ट्स हैं. आई थिंक दीज we always look at the diseases as experiments of nature.
तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं और एनाटॉमी ऑफ द लेंस और एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द लेंस को देखें, तो congenital cataracts हैं, they can be due to maternal causes or fetal causes, or they can be sporadic also. So I'll just go through a few pictures that will make the concept a bit clearer later on. Then you have the acquired cataract, which is due to opacification of clear lens fibers. यानी कि congenital cataract में lens fiber बनता ही opaque है शुरू से, जब जिस स्टेज पे बना है। एडल्ट कैटरैक्ट्स में लेंस जिंदगी के 30, 40, 50 साल ट्रांसपेरेंट रहता है और उसके बाद ओपेक हो जाता है। तो उसकी वजूहात में डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, मेटाबॉलिक में डायबिटिक्स हैं, ट्रोमेटिक में पेनिट्रेटिंग, ब्लंट इंजरी, रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल इंजरी, स्टीरॉइड्स मिसयूज, सिस्टेमिक एंड टॉपिकल कैन आल्सो कॉज कैटरैक्ट्स, and diseases of the eye, जिसमें आपको हमने we talked of the nutrition of the lens being given by the anaerobic glycolysis, and it has no direct blood supply. तो जो भी ocular diseases हैं जैसे chronic iridocyclitis है, retinitis pigmentosa है, they all interfere with the nutrition of the lens, and therefore they can cause opacification. And we know that lens is a derivative of the skin, so there are skin diseases in which the lens can get opaque. So now look at the morphology, shape, the third part. हमने कहा था age, वजह या etiology, and then morphology. So congenital cataract के लिए I just remember the diagram of the lens. तो आप इसकी क्लासिफिकेशन खुद ही एक लाइन बना गए, तो you can always have this scheme. जब भी आपने देखिए all information को आपने जब organize कर लिया तो वो आपकी knowledge बन गई. That's all the time you will be doing this in life. The more organized your information is, the more knowledgeable your presentation and conceptual orientation is. तो अगर आप इस डायग्राम, तो यहाँ पे अगर कैटरेक्ट होगा तो इंटीरियर पोलर होगा, यहाँ होगा तो इंटीरियर सब कैप्सुलर होगा, यहाँ पे होगा तो इंटीरियर कॉर्टिकल होगा, यहाँ पे होगा जोनुलर एरिया में तो लेमुलर कैटरेक्ट होगा, एंड देन अगर न्यूक्लियस के अंदर है सेंटर में तो यू कैन have nuclear cataract. Similarly, posterior subcapsular cataract, posterior polar cataract. These are all anatomically areas. जिस जगह पे लेंस ओपेक है उस हिसाब से आप लेंस को क्लासिफाई कर लेते हैं morphologically. So let's see. If you look at this picture, you have a very dense total cataract. ये pupil को dilate कर दिया हमने with mydriatics. इसमें अगर आप देखें ये pupil का dilated border है, ये न्यूक्लियर लेमुलर कैटरैक्ट है और यहाँ पे लेंस फाइबर्स क्लियर हैं. सो कंजेनिटल कैटरैक्ट में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल और फीटल स्टेज जब इंसल्ट होती है तो द लेंस फाइबर्स, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजनेशन, फ्री रेडिकल इंजरी, जेनेटिक्स, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ओपेक लेंस फाइबर्स. जैसे मैंने अभी कहा था, लेंस फाइबर्स आर फॉर्म्ड ओपेक, शुरू से बनते ही ओपेक है, और फिर बाद में जब वो बच्चा पैदा हो गया और 1-2 साल में जो नए लेंस फाइबर्स थे वो ट्रांसपेरेंट बन गए. और ये अगर आप और से देखें तो ये सुचरल कैटरैक्ट. सिमिलरली ये एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट है, ये आर्टिफैक्ट है लाइट का. ये पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट है, ये लेमुलर कैटरैक्ट है. आपने ये याद रखना है कि 50% of the congenital cataracts आधे लेमुलर कैटरैक्ट्स होते हैं, यानी कि कुछ लेयर्स लेंस फाइबर्स की ओपेक हो जाती है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ लाइट एंटर होती रहती है बच्चे की आंख में और कुछ ना कुछ उसकी विजन डेवलप होती रहती है. जितना डेंस कैटरैक्ट होगा उतना फोवियल डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा. तो आज आपने ये भी कॉन्सेप्ट कैरी करना है कि बच्चे की नज़र पहले 6 माह में 3 से 6 माह में तेजी से डेवलप होती है. फोविया स्टिमुलेट होता है तो पीछे विजुअल पाथवेज, ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक ट्रैक एंड chiasma एंड द कॉर्टेक्स डेवलप्स. अगर ब्लर पे
वो उसका इमेज नहीं बनेगा, तो जैसे कैमरे में पिक्चर ब्लर होती है तो वो सारी उम्र उसका फोवियल डेवलपमेंट ब्लर ही रहेगी, इसको कहते हैं एम्ब्लियोपिया। सो आपने इस मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ साथ एक कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट लेना है कि बच्चों में बिकॉज ऑफ कंजेनिटल कैटरेक्ट एम्ब्लियोपिया हो जाता है और उसको ट्रीट करना ही एक चैलेंज है। Now we'll rush through the other morphology, cortical cataract है, ये sutural cataract है। जितना cataract कम होगा उतनी foveal development होती रहेगी, उतनी बच्चे की नजर बेहतर होगी। Adult cataract, I think in morphology of the adult cataract तीन चीजें अगर आप याद रख लें, तीन classification। एक nucleus बहुत dense हो जाता है, जैसे हमने कहा था nuclear fibers compact होते जाते हैं आस्ता आस्ता आस्ता, तो center dense होता जाता है। It's like an onion, वो fiber center में compact होते जाते हैं। So you have a nuclear cataract, or you can have spokes of the cataract coming into the visual axis. This is a cortical cataract, and then you have a posterior subcapsular cataract, like this. This is a posterior subcapsular cataract. And this is a slit lamp picture. अगर आप slit lamp पे देखें anterior chamber को, anterior segment को, तो ये cornea है, ये anterior chamber की space है, ये lens का anterior capsule है, ये anterior cortex है, ये न्यूक्लियस है, ये पोस्टीरियर कॉर्टेक्स है, ये तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं पेशेंट को। जब हम स्लिट लैम्प पे बिठाते हैं तो उसको देख सकते हैं हम कि उसको कैटरेक्ट कैसा है, न्यूक्लियर है, एंटीरियर सब कैप्सुलर है, पोस्टीरियर पोलर है, कहाँ पे। दिस इज अ पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। ये कॉर्निया की लाइट की स्लाइस है, ये इंटीरियर चेम्बर है, ये इंटीरियर कैप्सूल है, और ये पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। ये स्पोक्स लेंस के पेरिफकॉर्टिकल फाइबर्स की स्पेसिफिकेशन है। अब यहाँ पे I'll just speed it up. This is also a red glow. ये जो साइड वाले ओपेसिटीज हैं ये इतना विजन को इफेक्ट नहीं करती, सेंटर वाले ज्यादा करती। अब अकॉर्डिंग टू दी ओपेसिफिकेशन अनदर कि कितना वाइट हो गया, जैसे ये मेरी स्क्रीन का बैकड्रॉप है, बिल्कुल चौकी वाइट है या हल्का सा हेजी है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू ऑल्सो क्लासीफाई कैटरेक्ट ऑन इंसिपिएंट, शुरू, जैसे ये इंसिपिएंट कैटरेक्ट है, ये शुरू से हो रहा है, बस अभी सेंटर क्लियर है, विजन इतना, ये अगर सेंटर में होता तो ज्यादा ओपेक हो जाता। इमेच्योर कैटरेक्ट, मैच्योर कैटरेक्ट एंड हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। अब स्टूडेंट से एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि जी ये इमेच्योर कैटरेक्ट है, इसलिए कि यहाँ से अगर लाइट डाल लें टॉर्च की, ये स्लिट लैम्प के वो मिरर की लाइट है, तो ये जो मून शेप्ड शैडो है ना, ये यहाँ से यहाँ, ये जो साया है इसका, ये आयरिस शैडो है। ये आप अपना हाथ लें, अपने टेबल पे रखें, इस वक्त प्रेजेंटेशन जब मैं कर रहा हूँ, और टेबल से थोड़ा सा उठा लें तो आपके हाथ का साया बन जाएगा, ठीक है। तो साया बनने के लिए जरूरी चीज क्या है, फासला। तो फासला का मतलब ये है कि इमेच्योर कैटरेक्ट में, क्योंकि कुछ लेंस फाइबर्स यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, ये लेंस पे है, तो ये मिरर इफेक्ट देता है ये वाला, तो ये शेडो, इसका साया पड़ गया इस प्यूपिल बॉर्डर का इस लेंस के ऊपर। सो इमेच्योर कैटरेक्ट में आयरिस शेडो इस तरह करके बन जाता है। तो एनालॉजी वही है, ये मेरा हाथ है, ये साया बन गया। अगर मैं ये टोटल कैटरेक्ट बन जाएगा, कोई स्पेस नहीं है तो कोई साया नहीं बनेगा। तो दिस इज ऑन टॉर्च एग्जामिनेशन। मैच्योर कैटरेक्ट, प्यूपिल हमने डायलेट कर लिया, बिल्कुल चौकी वाइट है, इसमें जाहिर नजर बहुत कम होगी, इसमें उससे बेहतर होगी, लेकिन ये भी विजुअल इंपेयरमेंट में आएगा और ब्लाइंडनेस में आएगा। और ये प्रोबेबली आपके ख्याल में इसकी क्या विजन होगी? आई थिंक इट इज ओनली लाइट परसेप्शन या काउंटिंग फिंगर ओनली। लेकिन ये मैं बार बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कैटरेक्ट, स्टूडेंट कई दफ़ा ये मिसकंसेप्शन करते हैं कि जी इस कैटरेक्ट की वजह से लाइट ही नहीं आँख के अंदर के जा रही, तो इसकी लाइट विजन जो परसेप्शन नेगेटिव होगी। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, लाइट स्कैटर होके अंदर चली जाती है, और स्क्लेरा में से भी थोड़ी सी चली जाती है। आप धूप में ऐसे आंखें बंद करके बैठते हैं, यू गेट अ रेड फीलिंग बिकॉज ऑफ द लाइट, सनलाइट गोइंग थ्रू द इवन योर आईलिड्स। तो इसलिए मैच्योर कैटरेक्ट में जब इस तरह का कैटरेक्ट होता है तो कोई आयरिस शैडो नहीं बनता, क्योंकि स्पेस ही नहीं होती। तो आपने इतना साइन याद रखना है ये कि इमेच्योर कैटरेक्ट में आयरिस शैडो होता है, मैच्योर कैटरेक्ट में आयरिस शैडो नहीं होता। और एक और वैरायटी है हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में कॉर्टेक्स लिक्विफाई हो गया, लेंस नीचे सिंक कर गया, इट्स लाइक दिस, ऐसे वो नीचे यहाँ पे सिंक कर गया नीचे। सो दिस इज हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। व्हाई डू वी टीच दीज स्टेजेस? बिकॉज जो हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट है दैट, अगर फर्ज करें एक तो अंधापन हो गया ना, और सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन कैटरेक्ट की है
पेनलेस लॉस ऑफ विजन, कोई दर्द नहीं होता। लेकिन अगर पेशेंट को दर्द के साथ आता है, बहुत थोड़े पेशेंट्स, और रेड आई के साथ आता है, तो लेंस प्रोटीन्स हमने पढ़ा था इन आवर इनिशियल बायोकेमिस्ट्री दैट द लेंस प्रोटीन्स आर इम्यूनोलॉजिकली प्रोटेक्टेड, वो बॉडी को एक्सपोज नहीं होती। तो अगर वो लीक कर जाए कहीं से, जैसे हाइपरमेच्योर कैटरेक्ट में दे कॉज सेकेंडरी ग्लाउकोमा व्हिच इज नोन एज अ शेप की वजह से आ जाए, तो प्यूपिल, ये प्यूपिल है तो उसके अंदर आंख स्वेल करके लेंस ब्लॉक कर देता है, दिस इज अ प्यूपिल ब्लॉक और फेकोमॉर्फिक ग्लाउकोमा, यानी कि शक्ल की वजह से, उसकी वो अपनी साइज की वजह से ब्लॉक कर दिया। एंड देन you can also have phacotoxic uveitis, which is an allergic reaction, which also causes aqueous turbidity and secondary rise in intraocular pressure. Now we come to the management of cataract. तो अभी तक हमने जो बात की है, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट कर ली कि क्या वजूहत हो सकती हैं, फिर हमने कहा कि वो तीनों कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर हमने अब क्लासिफाई कर लिया। अब मैनेजमेंट क्या है, देखिए, you have to remember this is the commonest cause of gradual painless loss of vision. तो cataract surgery में difficulty दूर देखने में भी होगी, पढ़ने में भी होगी, ड्राइविंग में भी होगी, डे लाइट में भी होगी। So it depends कि पेशेंट का प्रोफेशन क्या है, उसकी नज़र कितनी कम है। हम पेशेंट से कहते हैं कि जी आपकी नज़र की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो आप वेट कर लें। अगर नज़र आपको डिफिकल्टी हो रही है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, उसकी नज़र की ज़रूरियात और हैं। अगर कोई एक एल्डरली है, वो उसकी नज़र की ज़रूरियात और है। सो वी हैव टू कीप दिस पर्सपेक्टिव इन आवर माइंड। अब बिफोर एनी सर्जरी हम सिर्फ आई का एग्जामिनेशन नहीं कर रहे होते, इसकी डिटेल में मैं सब्सिक्वेंट टॉक्स में जाऊंगा। लेकिन हमने डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस, रेस्पिरेटरी स्टेटस, क्योंकि सारे एल्डरली लोग होते हैं, तो आपने इन सब को एक तरीके से एक मेडिकल कंसल्टेशन करवा के उसकी फिटनेस लेनी है पेशेंट की, एंड देन यू गो फॉर दी ऑकुलर हिस्ट्री, और इसमें पेशेंट का ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन, क्लियर ऑनकमिंग हेडलाइट्स की क्लियर, ट्रैफिक में आप जा रहे हैं, नाइट टाइम ड्राइविंग में हेलोज, कलर्ड हेलोज अराउंड द लाइट, double vision because portion of the lens can actually have different refractive indices. तो एक आंख से भी आपको चीजें कई दफा दो नजर आ सकती हैं। जो पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट होता है वो डे टाइम डिफिकल्टी मैक्सिमम करता है। पेशेंट कहता है जी मैं जरा दिन की रोशनी में बाहर जाता हूँ तो मुझे बिल्कुल देखने में मुश्किल हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। दिस इज बिकॉज प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट्स और ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल सामने आ जाती है। एंड मायोपिक शिफ्ट आल्सो इज के 40s 50s में जो प्रेस बायोपिक ग्लासेस लगा रहा होता है पेशेंट, वो थोड़ा सा लेंस का न्यूक्लियस ज्यादा मायोपिक डेंस हो जाता है और वो पेशेंट जो है वो नियर ग्लासेस के बगैर पढ़ना शुरू कर देता है, एंड दिस इज नोन एज अ मायोपिक शिफ्ट। और जैसे मैंने अभी कहा, बहुत कम पेशेंट्स पेनफुल रेड आई के साथ भी आ सकते हैं। और ये स्कीम हम बार बार, दिस इज अ 6 पॉइंट स्कीम। बेसिकली आप नजर चेक करते हैं, मसल बैलेंस चेक करते हैं, आई के इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर चेक करते हैं, फ्रंट पार्ट आई का चेक करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं, और पोस्टीरियर सेगमेंट। ये सारा कुछ आप इसलिए चेक करते हैं कि एक तो डायग्नोसिस हो, दूसरा आपकी सर्जरी के बाद आपको पता हो कि रिजल्ट्स क्या होंगे। सो विल जस्ट रन थ्रू द स्लाइड्स नाउ। दिस इज व्हाट यू नीड टू सी। स्क्विंट तो नहीं है, एडनेक्सा में ब्लेफराइटिस या कंजक्टिवाइटिस तो नहीं है, कॉर्निया ठीक है, ग्लोकोमा तो नहीं है, पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या है। तो मेरी सब्सिक्वेंट स्लाइड जरा फास्ट ट्रैक पे। सो आप विजन 618 या कम, इंडिकेशन ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन कैटरेक्ट की वजह से है। आपने कॉर्निया रिफ्लेक्शन टेस्ट किया ये देखने के लिए कि सेंटर में है, और अगर नहीं है और उसको स्क्विंट है तो वो पेशेंट एम्ब्लायोपिक हो सकता है, खासतौर पे बच्चा। आप ऑकुलर मूवमेंट्स चेक करेंगे ये देखने के लिए कि कोई ऑकुलर पाल्सी तो नहीं है। आप ऑकुलर एडनेक्सा चेक करेंगे, एडनेक्सा में आईब्रोज, आईलिड्स, आईलैशेस, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल सैक, और आप देखना चाहते हैं कि ब्लेफराइटिस तो नहीं है। ये सारी इन्फेक्शन सर्जरी के वक्त आंख के अंदर चली जाएगी। कोई कंजक्टिवाइटिस तो नहीं है, कोई डेक्रियोसिस्टाइटिस तो नहीं है, और ये आप स्लिट लैम्प पे कर रहे होते हैं। इफ आई कैन शो यू द स्लिट लैम्प, आई थिंक वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, अगर इसको हम दिखा सकें। But these are the आई pieces of the slit lamp, और इसके अंदर से आप anterior segment examination कर लेते हैं जिसमें आप कॉर्निया, anterior chamber, pupil और लेंस को देखते हैं।
और ये स्ट्रक्चर्स एंटीरियर सेगमेंट के, कॉर्निया, इंटीरियर चेम्बर, आइरिस, प्यूपिल एंड लेंस। और लेंस को आपने देखना है मॉर्फोलॉजिकली के किस एरिया में कैटरेक्ट है। तो आप ये देखना चाहते हैं कि जी उसकी कॉर्निया ठीक है, पहले ओपेक तो नहीं है, विजन पे फर्क पड़ेगा, प्यूपिल उसका डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और किस मॉर्फोलॉजी क्या है कैटरेक्ट की, न्यूक्लियर कैटरेक्ट है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट है। देन यू टेक द इंट्राओकुलर प्रेशर ऑफ द पेशेंट। देन दिस आप रूल आउट करना चाहते हैं पेशेंट को ग्लूकोमा तो नहीं है। फिर आप उसका फंडस देखते हैं और पोस्टीरियर सेगमेंट, और पोस्टीरियर सेगमेंट में आप क्या देखना चाह रहे हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट में आप ये देखना चाह रहे हैं कि उसकी ऑप्टिक डिस्क ठीक है, उसका कप डिस्क रेशियो ठीक है, ब्लड वेसल्स ठीक है, मैकुला और फोविया ठीक है, और वो स्लिट लैंप पे ही आप 90 डायप्टर से देख सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि पेशेंट का मैं कैटरेक्ट निकाल दूं तो पेशेंट की पोस्टीरियर सेगमेंट देखना तो आंख ने अंदर से है ना, और ये मैंने आपसे अभी बताया था कि डेंस से डेंस कैटरेक्ट में पीएल नेगेटिव नहीं होता, लेकिन बहुत डेंस अगर मैकुला में कोई प्रॉब्लम है, पोस्टीरियर सेगमेंट में प्रॉब्लम है, आप पेशेंट को पहले बताते हैं। दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी। जो चीजें आप पेशेंट को पहले बता देंगे वो ट्रस्ट करेगा, और आपका थॉरो होना और प्रोफेशनल होना इसी चीज की, दैट इज व्हाट बीइंग प्रोफेशनल इज। तो आपने ये सारे स्ट्रक्चर्स, ऑप्टिक डिस्क, ये आपने फंडोस्कोपी 90 डायप्टर, फोविया, मैकुला एंड ब्लड वेसल्स, क्या क्या हो सकता है। ऑप्टिक डिस्क में ग्लूकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है, मैकुला में मैकुलर डिजनरेशन हो सकती है, मैकुलर होल हो सकता है, और आप बेहतरीन इंट्राओकुलर लेंस डाल के सर्जरी कर दें उसको नजर नहीं आएगा, और पेशेंट ब्ली आपको फिर अगर आपने पहले बताया होगा एग्जामिनेशन करके तो पेशेंट विल, आप उसको कहेंगे जी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन ये आंख के पर्दे में जो नुक्स है इससे आपकी नजर में कमजोरी 100% बहाली नहीं होगी। फिर डायबिटिक, हमारे साहब ने आपको पढ़ाया, डायबिटिक मैक्युलोपैथी अगर है, अगर विट्रियस हेमरेज है, न्यू वैस्कुलराइजेशन है, तो वो भी आपने एग्जामिन करके अपने नोट्स में रिकॉर्ड करना है। और अगर कोई वेन ओक्लूजन हुई हुई है तो वो प्रोबेबली द मेन कॉज ऑफ पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, वो भी आपने रूल आउट करना है। सो फंडस में आपने ये सारी चीजें देखनी है फंडोस्कोपी में, ऑप्टिक डिस्क, मैकुला, मैकुलर होल, मैकुलर डिजनरेशन, मैक्युलोपैथी, विट्रियस हेमरेज। तो आपने एक नोट्स डालने हैं कि मेरे पेशेंट का मैकुला अगर इस तरह है तो ये तो 6 हो जाएगा सर्जरी के बाद, और this is the cataract surgery is 80% of an ophthalmologist's career surgery, or it is so exciting and so rewarding to the patient को blind होता है और उसको 6 नजर आना शुरू हो जाता है, and the patient is दुआएं देता है। So but if something is wrong with the posterior segment, you have to pick it up. और अगर बिल्कुल डेंस कैटरेक्ट जैसे चौकी वाइट कैटरेक्ट है तो उसमें आपने बी स्कैन करके देखना है कि रेटिना ठीक है पीछे, क्योंकि फंडोस्कोपी तो हो नहीं सकती, तो बी स्कैन हम जरूर करते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें डेंस कैटरेक्ट होता है। अब लेंस जो डालना है हमने एक्स्ट्रा कैप्सुलर, उसकी हमने पावर चेक करना। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने आई का मुकम्मल मुआयना करके तैयारी कर ली। उसके बाद हमने ये फैसला किया कि लेंस इंट्राओकुलर लेंस डालना है, तो हम लेंस की पावर चेक करते हैं। पावर चेक करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक कॉर्निया की गोलाई, ये इसको कहते हैं केराटोमेट्री, और इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ये ए स्कैन है अल्ट्रासाउंड, इसमें स्पाइक्स आती हैं, यानी कि पहले कॉर्निया से स्पाइक आई, फिर लेंस की इंटीरियर सरफेस से आई, फिर पोस्टीरियर सरफेस। तो आपने आंख की लंबाई, एक्सियल लेंथ, ये फॉर्मूला है एक्सियल लेंथ, और आंख के कॉर्निया की कर्व के, यहाँ पे ये के है, यहाँ पे फीड कर दी ये, तो ये आपका SR के फॉर्मूला है। A is a constant minus 2.5 axial length and 0.9 K। सिर्फ आपने एक चीज याद रखती है, एक्सियल लेंथ में आंख को इंडेंट नहीं आप करेंगे, इंडेंट करेंगे तो लंबाई चेंज हो जाएगी, फिर इंट्राओकुलर लेंस पावर एरर में आ जाएगी। और क्लासिकली हम ये वी टीच आवर स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स, हाउस ऑफिसर्स एंड आवर स्टूडेंट्स if you indent the cornea by 1 millimeter, you can induce 3 diopters of IOL error। यानी कि आपका अगर लेंस डालना है 19 diopters का, तो आप प्रेस करने से उसके अंदर ज्यादा पावर का लेंस डाल देंगे। तो दिस विल बी द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये हम अगले लेक्चर में दोबारा रिवाइज करेंगे। पहले आप सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करते हैं, फिर आई का एग्जामिनेशन करते हैं, फिर लेंस का पावर निकालते हैं, फिर उसके बाद ये प्रोसीजर्स आगे से हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जिससे हम सर्जिकल डिटेल्स में जाएंगे, सर्जिकल मेथड्स में जाएंगे।
और मेथड्स में मैंने आपको इनिशियल टॉक में ये बताया था कि ये हमारी सर्जिकल एनेटमी है, ये भी अगले लेक्चर में रिवाइज होगी। ये कैप्सूल है, ये कॉर्टेक्स है, ये न्यूक्लियस है, ये एंटीरियर सेगमेंट है। और दो ही तरीके हैं, या तो सारा लेंस निकाल लें जो कि है इंट्रा कैप्सुलर, और एक है एक्स्ट्रा कैप्सुलर या फिको, जिसमें पोस्टीरियर कैप्सूल छोड़ देते हैं, बाकी इंटीरियर कैप्सूल, न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स निकाल देते हैं और इंट्राओकुलर लेंस वापस डाल देते हैं। तो हमने ये भी रिवाइज किया, और ये भी जो इन द पासिंग बता दूं कि इंट्राओकुलर जी जो एफिक ग्लासेस हैं, इससे विजन इतना अच्छा नहीं होता, मैग्निफिकेशन होती है, डेप्थ परसेप्शन में प्रॉब्लम होते हैं, और रिंग्स स्कोटोमा होता है। तो हम बेहतरीन तरीका जो सर्जरी के बाद, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, वो है कि लेंस आँख में डालें। और इसकी मेन एडवांटेज एक्स्ट्रा कैप्सुलर क्यों शुरू हो गया वो हम नेक्स्ट टॉक्स में लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ स्लाइड्स देख लें। माइक्रोस्कोप चाहिए, इंट्राओकुलर लेंस चाहिए, तो एक्स्ट्रा कैप शुरू हो गया, और हमने ये लेंस निकाला ओपेक और नया लेंस डाल दिया, और ये एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल हमने इसको प्लेस कर दिया। और फेको में अब जब हम जो मोस्ट मॉडर्न है उसमें हमने इंसिजन साइज छोटा कर दिया, तो फेको मशीन आ गई, और लेंस को फोल्डेबल कर दिया। तो लेंस एक्स्ट्रा कैप्सुलर में रिजिड है, नॉन फोल्डेबल है, और फेको में फोल्डेबल है। So I'll leave you with these. I think in the interest of time, I have condensed a lot of conceptual talk at the simplest possible level. एक चीज मैं एक डायग्राम आपको पार्टिंग में देता हूँ, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें सारे, और इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको आप पढ़ें, तो इसकी बुनियाद पे we will actually discuss our surgical methodology. If you remember this, everybody learns. So मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपके साथ सीखा है, और अब मैंने आपके लिए ड्रॉ किया कि ये वूंड कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। पहले कैप्सूल निकालते हैं, लेंस निकालना है, और नया लेंस डालना है, और वूंड बंद कर देना। 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। इसकी बुनियाद पे वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर द एक्स्ट्रा कैप्सुलर एंड फेको। So thank you very much. It's been a pleasure. If there is any time left for any questions. So we have 2 questions with us. Yeah. The first one is from roll number 270. What is myopic and hypermyopic shift? Right. अच्छा, अब मैं I'll take to this diagram. Yeah. This is the nucleus. This is the cortex. तो जो एयर कॉर्निया इंटरफेस होता है ना, मैक्सिमम बेंडिंग रेज की यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ से रिफ्रैक्टिव एयर का 1 है, कॉर्निया का 1.3 है। जो कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस है इनका भी फर्क है, ये 1.3 है तो 1.4 है, ये न्यूक्लियस इज मोर डेंस। तो जब न्यूक्लियर कैटरेक्ट शुरू होता है तो जाहिर है ये न्यूक्लियस ज्यादा डेंस होते हुए ये यहाँ पे फोकस कर देता है, दिस इज नोन एज अ मायोपिक शिफ्ट। और अगर कॉर्टिकल कैटरेक्ट होता है, यहाँ पे पेरिफेरी जरा ज्यादा डेंस हो जाती है, तो वो फिर लेंस की थोड़ी रेज को डाइवर्ज कर देता है, पीछे भेज देता है, एंड या लेस पावरफुल हो जाता है, लेट्स से। तो दैट शिफ्ट्स द फोकस बिहाइंड। सो लेकिन मायोपिक शिफ्ट इज मोर कॉमन, और उसकी वजह से नियर ग्लासेस उतर जाते हैं पेशेंट के। +2 के अगर ग्लासेस लगाए हुए हैं तो ये मायोपिक शिफ्ट की वजह से उसके ग्लासेस उतर जाते हैं, उसको नजदीक बगैर ऐनक के नजर आना शुरू हो जाता है। तो आपने इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स का रिलेटिव चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स causes the relative hyperopic or myopic shift. I hope that makes it a little clear. So this is from 270. What is the difference between phacomorphic and phacolytic glaucoma? Right, excellent. Phacomorphic means कि ये लेंस जो है ना फूल गया, ऐसे करके ये फूल गया, ऐसे करके आ गए, ये लेंस स्वेल कर गया है, इसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ गया। हमने कहा था कि वाटर कंटेंट लेंस का अबाउट 60% 65% है, कॉर्निया 80% होता है। तो अगर लेंस में थोड़ा सा पंक्चर हो जाए, थ्रू एजिंग वीक हो जाए और पानी आँख के अंदर चला जाए,
तो लेंस फाइबर स्वेल कर जाते हैं और फिर वो प्यूपिल ब्लॉक कर देते हैं। प्यूपिल ब्लॉक होता है तो फिर साथ ही आयरिस बॉम्बे बनता है, फिर एंगल ब्लॉक हो जाता है। तो ये है फेकोमॉर्फिक ग्लाइकोमा। फेकोटॉक्सिक या फेको एनाफिलेक्टिक ये है कि ये जो प्रोटीन्स लीक करती हैं, जरूरी नहीं है कि फेकोमॉर्फिक, कभी कई दफा कंबाइन भी हो जाता है, लेकिन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि फेकोमॉर्फिक नहीं हुआ, जैसे हाइपर मेच्योर है, वो हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट एक्चुअली श्रिंक कर जाता है, तो उसकी प्रोटीन्स नहीं लीक करके आयरिस और सिलरी बॉडी को इरिटेट करके आयरिडोसाइक्लाइटिस कर देते हैं, और वो जो एक्वस है वो बिकम्स मोर टर्बिड, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, ट्रेपेकुलर मैशवर्क उसको क्लियर नहीं कर सकता। तो दो किस्म के ग्लोकोमास हो रहे हैं, फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा प्यूपिल ब्लॉक होता है, और फेको एनाफिलेक्टिक is because of secondary iridocyclitis. ये फेकोमॉर्फिक is mechanical block. Okay. Sir, this is from roll number 42. What is meant by foldable lens and how does it benefit us? Oh, brilliant. Excellent. You actually मेरे अगले लेक्चर की बुनियाद आपने रख दी है यहीं से। वो ये है, देखें ये एक पिक्चर, ये देखें आप, ये इसमें ये मैंने कहा था कॉर्निया का डायमीटर है 12 मिलीमीटर, तो लेंस के ऑप्टिक का डायमीटर होता है 6 मिलीमीटर। तो आपने 6 मिलीमीटर की चीज आंख में जब इंसर्ट करनी है वोंड में से, तो यू नीड अ बिगर वोंड टू पुट इन द लेंस। फेको में कमाल ही ये हुआ, ये तो बेहतरीन काम हो गया ना, आपने लेंस निकाला, लेंस डाल दिया, तो आइडियल आपने अचीव कर लिया। लेकिन फेको में ये हुआ कि आपने वोंड का साइज बिल्कुल 1 मिलीमीटर कर दिया। अगर उस तरह 6 मिलीमीटर था तो आपने 3 मिलीमीटर कर दिया। अब ये 3 मिलीमीटर है यहाँ से यहाँ, तो ये फेको प्रोब से की वजह से है। तो लेंस जो है ना, फिर वो लोडर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, लेंस ऐसे फोल्ड हो जाता है। लेट्स से अगर ये मेरा पेपर है मेरे पास, तो अगर ये रिजिड लेंस है तो ये फोल्डेबल लेंस है। तो फोल्डेबल लेंस को मैंने डालने के लिए अब छोटे इंसिजन में से डाल के उसको अनफोल्ड कर दिया। दिस वाज द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन इन प्लास्टिक्स इन ऑप्थेल्मोलॉजी। देखिए ऑप्थेल्मोलॉजी ऐसी स्पेशलिटी है जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सारी इंटेग्रेट होती हैं, लेजर्स। तो ऐसा, वैसे तो प्लास्टिक को आप ऐसे बेंड करेंगे तो वो क्रैक हो जाता है, बट दिस प्लास्टिक हैज अ मेमोरी। तो ये जब अनफोल्ड होता है तो इसमें कोई रिंकल्स, क्रैक्स नहीं आते। तो छोटे इंसीजन में डालने से, और छोटा इंसीजन क्यों करते हैं, अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस छोटे, इस मैंने इस तरह भी सर्जरी की 10-15 साल, एक्स्ट्रा कैप्सुलर ये, और फिर मैंने, अब मैं सारे हम फेको कर रहे हैं। तो इसमें हम क्यों शिफ्ट हुए, ये अब आपके लिए होमवर्क है कि ये इंसिजन छोटा क्यों किया और फोल्डेबल लेंस की तरफ क्यों शिफ्ट हुए। आई एम ग्लैड फॉर द एक्सीलेंट क्वेश्चन। Very much, sir. We have last minute with us. This is the final question from Ali. He has not written his roll number with him. What do you mean by wedge-shaped cortical cataracts? Oh, brilliant. I think if I can escape here. Right. Let me put it like this. And this is sort of a wedge shape. It's like a triangle. This base इसका बाहर से ऐसे चौड़ा है और ये सेंटर की तरफ इंक्रोच कर रहा है, और बेसिकली ये वाला कैटरेक्ट है। अगर ये बिल्कुल लेंस के न्यूक्लियस के ऊपर हो तो इसको कहते हैं हम कोरोनरी क्राउन की तरह। आजकल तो कोरोना हो रहा है, तो अल्लाह का दुआ है कि हम वी कम बैक टू इंशाल्लाह, गॉड इज वेरी काइंड। तो कोरोनरी कैटरेक्ट ये होता है जो यहाँ पे होता है, और ये वेज शेप्ड है, ये वेज है, ट्राइंगल है, इसका बेस वाइड होता है, ये सेंटर की तरफ जा रहा होता है। जैसे आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं डिजिटल, तो डिजिटल लर्निंग इज द फ्यूचर इंशाल्लाह, and I learn with my students. It's a pleasure. Thank you. Thank you very much, sir. We're done with the lecture, sir. Brilliant.